हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 30 जनवरी 2023 का सीटेट बाल विकास का प्रीवियस पेपर हल करेंगे और उसके सभी विकल्पों को हम व्याख्यात्मक रूप से भी समझेंगे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, यद्यपि विकास के क्षेत्र का कुछ आयाम में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं के प्रति अनुक्रम का अध्ययन करता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान करना भावना, ठीक है, भावनाओं। तो नैतिक विकास, भाषा विकास, शारीरिक विकास या फिर संवेगात्मक विकास। दोस्तों, नैतिक विकास होता है अपने अंदर वांछनीय गुण उत्पन्न करना, अच्छा व्यवहार करना, ये सब जो है नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। इससे भावनाओं का कोई भी लेना देना नहीं है, हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। दोस्तों, भाषा विकास, भाषा विकास का मतलब होता है अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना और सामने वाले के व्यक्ति के विचारों को समझना, ये कहलाता है भाषा विकास, भाषा संप्रेषण। इसका भी भावनाओं से कोई भी लेना देना नहीं है। और शारीरिक विकास हमारे शरीर में वृद्धि करता है, ठीक है। लेकिन भावना, दोस्तों, भावनाओं से ही संवेग उत्पन्न होते हैं, ध्यान रखना। जैसे क्रोध, भय, डर, ये सब क्या होते हैं? ये सब संवेग होते हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा जन्म लेते हैं? ये भावनाओं से जन्म लेते हैं। तो भावनाओं को समझने का काम कौन करता है? संवेग करते हैं, ठीक है। तो भावनाओं के प्रति अनुक्रम का अध्ययन जो करता है वो है संवेगात्मक विकास। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, संवेगात्मक विकास में यह सीखना शामिल होता है कि भावनाएं कहाँ हैं, यह समझना कि वे कैसे और क्यों उत्पन्न हुई, अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना और उन भावनाओं को प्रतिबंधित कंट्रोल करने के लिए प्रभावी तरीकों का विकसित करना, ठीक है, ये कहलाता है संवेगात्मक विकास। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से संबंधित होती हैं? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, शीर्षगामी का सिद्धांत, अधोगामी, समीप, दूराभिमुख सिद्धांत। दोस्तों, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत। क्योंकि दोस्तों, एकीकरण के सिद्धांत का अर्थ होता है कि एक बच्चा विकास के मार्ग के साथ साथ विभिन्न भागों को एकीकृत या संयोजित करना शुरू करता है, ठीक है। एक ही बच्चा विकास के मार्ग के साथ साथ अन्य भागों के जो मार्ग होते हैं उनको भी एकीकृत या संयोजित करना शुरू कर देता है, जिसको बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। जबकि निरंतरता का सिद्धांत से तात्पर्य होता है दोस्तों, विकास निरंतर चलता है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया, लगातार चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? निरंतरता। तो विकास कैसे चलता है? विकास निरंतर चलता है, लगातार चलता है। विकास एक व्यापक प्रक्रिया है और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह जन्म से लेकर, दोस्तों, जन्म से नहीं, गर्भावस्था से, जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है विकास तभी शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, जब तक विकास चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? दोस्तों, स्कूली माहौल, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार, जैविक प्रवृत्तियां, आनुवंशिक बनावट। दोस्तों, स्कूली माहौल, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। स्कूली माहौल सामाजिक सांस्कृतिक कारक विकास को सामाजिक संदर्भ प्रदान करके प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे सामाजिक वर्ग, धार्मिक विश्वास, विद्यालय का वातावरण, भाषा, इसमें ये सब शामिल होते हैं स्कूली माहौल में। क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें रिक्त स्थान की आवश्यकता है। हमें इस रिक्त स्थान को भरना है दोस्तों। तो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता, प्रतिवर्ती चिंतन, निष्क्रिय अनुसरण या फिर वस्तु स्थायित्व। दोस्तों, ये जो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? टोटल 4 अवस्थाएं हैं, जिनमें पहली है संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी
या फिर आप कह सकते हैं इंद्रिय जनित, इंद्रियगामक अवस्था। यह अवस्था दोस्तों जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। तो वस्तु स्थायित्व भी इसी के अंतर्गत होता है। वस्तु स्थायित्व दोस्तों होता क्या है? वस्तुओं की निरंतरता भी बोलते हैं इसको। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है भले ही वस्तु आंखों से ओझल हो जाए, लेकिन तब भी बच्चे को लगता है कि वस्तु या खिलौना उसके आसपास है। जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेल रहा है, 2 वर्ष तक का बच्चा, और उसके हाथ से खिलौना गिर जाता है, ठीक है, बच्चा इधर उधर देखता है क्योंकि बच्चे को पता होता है कि खिलौना मेरे आसपास ही है, ठीक है। ये होता है वस्तु स्थायित्व। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, प्रतिवर्ती चिंतन की आवश्यकता है, ठीक है दोस्तों। 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष का मतलब होता है ये पियाजे की तीसरी अवस्था के में होता है। कौन सी अवस्था में? तीसरी अवस्था में, जिसको मूल संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। मूल संक्रियात्मक अवस्था या फिर ठोस अवस्था भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दूसरी अवस्था होती है, ओ सॉरी तीसरी, जबकि दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष की होती है। और मूल संक्रियात्मक अवस्था या फिर ठोस अवस्था ये होती है 7 से 11 वर्ष तक। इस दौरान बच्चे में अविलोमता आ जाती है, विलोमता आ जाती है, बच्चे में संरक्षण आ जाता है, बच्चा गणितीय संक्रिया करनी शुरू कर देता है मूल संक्रियात्मक अवस्था में या फिर ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। और प्रतिवर्ती चिंतन बच्चे का शुरू हो जाता है। बच्चा इस अवस्था में समायोजन कर लेता है, साम्यकरण करना सीख लेता है। ये कौन सी अवस्था है? तीसरी अवस्था। जबकि दोस्तों चौथी अवस्था होती है औपचारिक। पियाजे की चौथी अवस्था है संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों ये 11 से 15 या 16 वर्ष तक चलती है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, तार्किक चिंतन करने लगता है और संज्ञानात्मक चिंतन करने लगता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने के लिए सक्षम हो जाते हैं? दोस्तों मैंने अभी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई और उनकी विशेषताएं भी बताई। तो दोस्तों संवेदीगामक अवस्था मैंने बताया अभी, संवेदीगामक अवस्था या फिर इसको बोलते हैं इंद्रियजनित अवस्था भी बोलते हैं ना, ठीक है ना, इंद्रियजनित अवस्था। इंद्रियजनित अवस्था ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। अब खुद ही आप देखिए, जब ये अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है तो इस अवस्था में तो बच्चे के पास कोई ठीक से भाषा भी नहीं होती है, भाषा का विकास भी नहीं होता है। तो बच्चा अमूर्त या तार्किक चिंतन कैसे कर लेगा? अमूर्त का मतलब होता है कल्पना करना, जो चीज़ अभी तक उस बच्चे के सामने नहीं है उसके बारे में सोचना, ठीक है, ये होता है अमूर्त। और तर्क करना, तर्क वितर्क करना, क्या इस उम्र में बच्चा तर्क वितर्क कर सकता है? नहीं। जबकि इस उम्र में क्या करता है या इस अवस्था में क्या करता है? मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार करता है बच्चा। वस्तु स्थायित्व मैंने भी बताया, वस्तु भले ही आंखों के सामने से ओझल हो जाए पर बच्चे को लगता है वस्तु हमारे आसपास ही है। परिवर्तित क्रिया, परिवर्तित क्रिया है ना, अनुकरण और स्मृति मानसिक, स्मृति मानसिक निरूपण, मानसिक निरूपण ये कब करता है दोस्तों? संवेदीगामक अवस्था में या फिर इंद्रियजनित अवस्था में, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। दोस्तों मूल प्रत्यात्मक व्यवहार क्या होता है? मूल प्रत्यात्मक व्यवहार होता है इस अवस्था में बच्चे के पास कोई भाषा नहीं होती है जो वो अपने विचारों को प्रकट कर सके। तो वो अपने विचारों को कैसे प्रकट करता है? हाथ पैर मारकर, चिल्लाकर, रोकर, ठीक है, ये कहलाता है मूल प्रत्यात्मक व्यवहार बच्चे का। वस्तु स्थायित्व मैंने आपको भी बताया है। परिवर्तित क्रिया, दोस्तों परिवर्तित क्रिया होती है कि कोई चीज़ बच्चा जब सीख लेता है तो उस क्रिया को बार बार दोहराता है।
जिसको बोलते हैं परिवर्तित क्रिया। अनुकरण, जबकि अनुकरण होता है नकल करना, किसी की नकल करना। तो इस अवस्था में बच्चे में ये विशेषताएं होती हैं। और दोस्तों अगली अवस्था है पियाजे की दूसरी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये मैंने बताया था 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था को पूर्व प्रत्यावन काल भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? पूर्व प्रत्यात्मक काल भी कहते हैं। इस अवस्था की विशेषता क्या है दोस्तों? इस अवस्था में बच्चे में अविलोमता होती है, अविलोम्यता, संरक्षण का अभाव, अनुकरण भी करता है बच्चा इस अवस्था में भी, सजीवता, सजीवता इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, सजीवता। ठीक है। और गिनती, क्रम, वर्णमाला, इन सब की शुरुआत इस अवस्था में कर देता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ये 2 से 7 वर्ष की होती है। ठीक है। अविलोमता, दोस्तों अविलोमता का मतलब होता है कि बच्चे को 2 बराबर डंडे रखकर पूछें तो बच्चा ये समझ नहीं पाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। जैसे हमने उसके सामने ये 2 डंडे रख दिए, अगर बच्चा यहाँ खड़ा है, अगर हम बच्चे से कहें कौन सा बड़ा है, तो बच्चा कौन सा बड़ा बताएगा या कौन सा छोटा बताएगा? तो बच्चा जिधर भी खड़ा होगा बच्चा उसी डंडे को बड़ा बताएगा। ये बोलते हैं अविलोम्यता। ठीक है, इसको बोलते हैं अविलोमता। संरक्षण का अभाव, दोस्तों मूल आकृति का भूलना। संरक्षण का मतलब होता है मूल आकृति। जैसे अब मान लो आपने कैस बना, पहले वह बनाया, वैसे कै बना दिया, अब कै को हटा दिया, अब आपने वह बना दिया। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा? इसमें मूल आकृति भूल जाएगा। या आपने पहले वह बनाया, वह सिखाया, फिर इससे कै बना दिया। अब बच्चे से पूछेंगे कि वह कहाँ है, तो बच्चा मूल आकृति जो हमने शुरू में आकृति बनाई थी उसको भूल जाएगा। ठीक है। अनुकरण का मतलब नकल करना। सजीवता, सजीवता का मतलब होता है दोस्तों जीववाद। बच्चा इस उम्र में अपने आसपास की वस्तुओं में जीवन को खोजता है या जीवन को महसूस करता है। वो सोचता है कि खिलौनों में, सूरज में, चांद में, इनमें सब में जीवन है और ये हमारी तुम्हारी तरह ही बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सजीवता। सजीवता से बहुत ज़्यादा सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये तीसरी अवस्था है, ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसको ठोस अवस्था या साकार अवस्था भी बोलते हैं, मैंने पीछे बताया। दोस्तों इसमें बच्चे में विलोमता आ जाती है, विलोमता। ठीक है ना। अब बच्चे से पूछेंगे आप कौन सा डंडा बड़ा है, तो बच्चा किधर भी खड़ा हो बच्चा बड़े डंडे को ही बड़ा बताएगा। ठीक है। बच्चे में संरक्षण आ जाता है, अब बच्चा मूल आकृति पर वापस जा सकता है। इस अवस्था में बच्चा गणितीय संक्रिया शुरू कर देता है, गणितीय संक्रिया शुरू कर देता है। ठीक है ना। इस उम्र में बच्चा जो है या इस अवस्था में बच्चा समायोजन करना सीख लेता है, समायोजन। अगली है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक ये अवस्था होती है दोस्तों 11 से 15 या 16 वर्ष तक। ठीक है, 15 या 16 वर्ष तक होती है। तो इस अवस्था में बच्चे की क्या विशेषताएं होती हैं दोस्तों? इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। अमूर्त चिंतन यानी कल्पना करना। ठीक है। निर्मेय परमेय सिद्ध करना सीख जाता है, कोनों का मान सीख जाता है, तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। शुरू क्या दोस्तों, इस उम्र में सक्षम हो जाता है वो। इसमें शुरुआत तो तार्किक चिंतन की मूल संक्रियात्मक अवस्था से हो जाती है। जब मूल संक्रियात्मक अवस्था का अंतिम पड़ाव होता है उस समय बच्चा तार्किक चिंतन शुरुआत कर देता है, लेकिन सक्षम होता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। और इस अवस्था में बच्चा संज्ञानात्मक अवस्था संज्ञानात्मक चिंतन करने लगता है। संज्ञानात्मक चिंतन का मतलब होता है एक ही समस्या को नए नए तरीकों से हल करना। ठीक है, हमसे यहाँ यही क्वेश्चन पूछा है, अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने के लिए सक्षम हो जाए बच्चा, ऐसी कौन सी अवस्था है पियाजे की? तो चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 6,
नूरी, इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है? तो दोस्तों सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कीजिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है? नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। पूर्व अभिसामायिक, अभिसामायिक, अभिसामायिक पश्चात औपचारिक अभिसामायिक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अभिसामायिक अवस्था। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस अवस्था में नैतिकता सही और गलत से संबंधित समाज की सोचगत स्वीकृति की विशेषता होती है। बच्चा यहाँ समाज में रहकर सही या गलत को सीखता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है। दोस्तों प्रदत्त का मतलब होता है गृह कार्य, घर के लिए जो कार्य दिया जाता है ना, गृह कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। एक अध्यापिका अपने छात्रों को ऐसा गृह कार्य दे रही है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें लेव वाइगोस्की सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में रिक्त स्थान की महत्वपूर्ण भूमिका है। अनुकरण की, जैविकीय परिपक्वता की, पदानुक्रम की या फिर सामाजिक अंतःक्रिया की। दोस्तों सबसे पहले ये देखना, सामाजिक संस्कृति, समाज से कोई सा भी सिद्धांत हो, खासतौर से सामाजिक संवेगात्मक, सामाजिक संज्ञानात्मक और सामाजिक अंतःक्रिया। ये सिद्धांत किसने दिए हैं? तो ये दिए हैं हमारे लेव वाइगोस्की ने। ये चारों सिद्धांत लेव वाइगोस्की के द्वारा है। तो इनके अनुसार जहाँ पर एक शिक्षिका बच्चों को ऐसा कार्य दे रही है कि वो परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करे और तब अपने कार्य को करे, उस आधार पर करे, तो उसका उसका मतलब क्या है, उसकी को ऐसा कौन सा कारक है जो उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निकाल सकता है? दोस्तों अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। तो यहाँ चर्चा का हो रही है, नकल नहीं हो रही, हमारा ये भी ऑप्शन कट जाता है। जैविकीय परिपक्वता, ये वाइगोस्की का सिद्धांत नहीं है। पदानुक्रमिक, ये मैस्लो का सिद्धांत है, ये भी वाइगोस्की का नहीं है। लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब होता है दोस्तों समाज के साथ, समाज के व्यक्तियों के साथ या समवयस्कों के साथ चर्चा करके सीखना, किसी विषय पर, किसी समस्या समाधान पर चर्चा करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करके ज्ञान को हासिल करना सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती है। यहाँ बच्चा अपने परिवार के साथ किसी समस्या पर, जो भी गृह कार्य दिया है वो एक उद्दीपक है, एक समस्या है, उसको हल करने के लिए एक छात्र को दिया गया है। वो अपने परिवारजनों से, अभिभावकों से चर्चा करेगा, उस समस्या पर अंतःक्रिया करेगा, तब उस समस्या को हल करेगा। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रियाएं। ठीक है दोस्तों, यहाँ बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोस्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? जो शिक्षक लेव वाइगोस्की के विचारों से सहमति रखती है तो उसको इनमें से क्या करना चाहिए? किसी भी परिस्थिति में विद्यालयों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए। किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों हतोत्साहित तो बिल्कुल भी कभी भी नहीं करना चाहिए बच्चों को हमेशा जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, विद्यालय के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग कर देना चाहिए। दोस्तों देखो यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश दिया हुआ है, इसका सिद्धांत लेव वाइगोस्की ने दिया और वे इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे, इस पर बल भी दिया उन्होंने। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, ध्यान रखना, अभी भी हमारा ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए। अलग
यानी जबकि वाइगोस्की का कहना है सामाजिक संस्कृति परिवेश के साथ होना चाहिए, ये कह रहा है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए। तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए। दोस्तों संकेत या इशारे, ये वाइगोस्की का सिद्धांत है जेडपीडी। ठीक है, जेडपीडी स्कैफोल्डिंग जिस सिद्धांत है, इसमें क्या है, बच्चे को शुरुआती इशारा या शुरुआती मदद दी जाती है या फिर अंतिम में मदद दी जाती है। इसको स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं, पाड़ भी बोलते हैं। ठीक है, स्कैफोल्डिंग पाड़। अगर किसी बच्चे को नज़दीकी क्षेत्र पे शुरुआत में मदद दी जा रही है, नहीं सॉरी, अंतिम अंतिम पड़ाव पे मदद दी जा रही है। मदद का मतलब होता है उसके अंतिम पड़ाव पे कोई इशारा कर दिया जिससे उसकी मदद हो गई, जिसे जिससे जो है बच्चे को सहायता मिल गई। अंतिम पड़ाव पे बच्चा किसी समस्या को हल करते करते अंतिम पड़ाव पर है, अब शिक्षक ने उसे एक इशारा या संकेत दे दिया, तो ये कहलाता है दोस्तों जेडपीडी, संभावित या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जबकि इसके फोल्डिंग ढांचा निर्माण, जब बच्चा शुरुआत में ही अटक जाए, शुरुआत में ही किसी समस्या को हल ना कर पाए, शुरुआत में मदद देना, थोड़ा सा इशारा दे देना, क्या कहलाता है, जेडपीडी इसके फोल्डिंग या पाड़ कहलाता है। तो ये तो वाइगोस्की का सिद्धांत है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, इशारे देने से बचना चाहिए, नहीं इशारे देने चाहिए या किसी भी अंतिम पड़ाव पर शुरुआत में मदद देनी चाहिए। तो दोस्तों किसी समस्या पर काम करते हुए, ये तो पहले ही कट गया था, है ना, हतोत्साहित हो रहा है, यहाँ हतोत्साहित का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन दोस्तों विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना। तो दोस्तों चर्चा और वैचारिक बहस नेगेटिव नहीं होती, वैचारिक बहस अंतःक्रिया का ही एक अंग होती है। जब बच्चे अपने समवयस्कों के साथ मिलकर अंतःक्रिया करते हैं, किसी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं, आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, वैचारिक बहस या अंतःक्रिया, या किसी समस्या पर चर्चा करना। तो विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ले वाइगोस्की का मत है कि उच्च स्तर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं रिक्त स्थान के द्वारा सम्मिलित होनी चाहिए या होती हैं, मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा, पुरस्कार एवं दंड के द्वारा, अनुकूलन के द्वारा, या फिर कंठस्थीकरण के द्वारा। दोस्तों देखो, आपको और ऑप्शन का भी पता होना चाहिए। जब आपको और ऑप्शन का पता होगा तो आपको आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। सबसे पहले कंठस्थीकरण को देखिए। कंठस्थीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद करना, रटना, किसी चीज़ को रटना। जबकि सीटेट में ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है, ध्यान रखना। किसी भी चीज़ को कंठस्थीकरण करना, याद करना या रटने पर बल देना, ये हमेशा नेगेटिव है। नेगेटिव में तो सही होगा, लेकिन अगर ये पॉजिटिव में पूछा जाए तो ये हमेशा गलत होगा। अगला है दोस्तों अनुकूलन। दोस्तों अनुकूलन पर जो बल दिया है वो पियाजे ने दिया है, ना कि वाइगोस्की का अनुकूलन से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है, जबकि पियाजे ने कहा है अनुकूलन। पियाजे के सिद्धांत में अनुकूलन शब्द है और इसका महत्व भी है। पुरस्कार एवं दंड, दोस्तों ये स्किनर के द्वारा है, ये स्किनर का सिद्धांत है, पुरस्कार एवं दंड। जबकि मनोवैज्ञानिक उपकरण, ये वाइगोस्की का मत है। ठीक है ना, तो वाइगोस्की का मत है उच्च स्तर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा सम्मिलित होनी चाहिए। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। तो दोस्तों देखो, ये कंठस्थीकरण, याद रखना या रट्टा मारना, कोई भी ऐसा ऑप्शन हो उसको तुरंत काट देना। आपको अनुकूलन का पता होना चाहिए। अनुकूलन, समायोजन, साम्यकरण, ये सब किसके शब्द हैं, ये सब पियाजे के शब्द हैं। यहाँ वाइगोस्की का मत नहीं, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। पुरस्कार एवं दंड, इसके बारे में जो मत दिया है या अपनी राय दी है या ये सिद्धांत दिया है, ये स्किनर ने दिया है। इसका वाइगोस्की से कोई भी लेना देना नहीं। बचा 4, तो हमारा यही ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हार्वर्ड गार्नर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है। दोस्तों हार्वर्ड गार्नर बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। किसके, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। कितनी प्रकार की, 8 प्रकार की बुद्धियां। दोस्तों कभी कभी ऑप्शन में 10 भी आ जाता है तो 10 भी करेक्ट होगा। अगर 10 या 8 दोनों हैं तो 8 पर राइट होना चाहिए। अगर 10 या 8 ऑप्शन में दोनों में से एक कोई भी हो तो आप उस पर जो है राइट क्लिक कर सकते हैं।
ठीक है। तो हार्वर्ड सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह समझ ले, उस प्रकार उसमें किस प्रकार की बुद्धि होती है। तो दोस्तों पहले इनकी बुद्धि देखिए, कितनी बुद्धि है इनकी। भाषाई बुद्धि, भाषाई बुद्धि। इस बुद्धि के अंतर्गत ये बुद्धि किन व्यक्तियों में होती है, जैसे लेखक, उपन्यासकार, नेता झूठ मूठ का मुद्दा बना दें और उसको सच साबित कर दें, अपनी भाषा से दूसरों को जो है अपने कंट्रोल में ले लें, अपना प्रभाव छोड़ दें अपनी भाषा से, भले ही वो झूठ क्यों ना हो। ठीक है, तो ये कौन सी बुद्धि होती है उस व्यक्ति में? उस व्यक्ति में भाषाई बुद्धि होती है। अगली है तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि, जहाँ कोई भी व्यक्ति माइंड का काम करे, तर्क लगाने का काम करे, जैसे वकील हुआ, गणितज्ञ हुए, जो बड़े बड़े सवाल, बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ हैं जो सवालों को हल करते हैं, किसी भी समस्या को हल करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वैज्ञानिक हुए, ठीक है ना। इनमें कौन सी बुद्धि होती है? इनमें तार्किक बुद्धि होती है। एक बुद्धि है इनकी तीसरी, स्थानिक। दोस्तों स्थानिक बुद्धि कैसी होती है? अब देखना, स्थानिक बुद्धि में आपको अगर कोई ये कह दे कि मानचित्र बनाने वाले में स्थानिक बुद्धि होती है, या फिर मूर्तिकार में स्थानिक बुद्धि होती है, या फिर लेखक में, या फिर मूर्तिकार और नक्शा बनाने वाले दोनों में, तो ध्यान रखना स्थानिक बुद्धि दोनों में होगी। ठीक है, मूर्तिकार में भी स्थानिक बुद्धि होगी, चित्रकार में भी स्थानिक बुद्धि होगी, नक्शा बनाने वाले, मानचित्र बनाने वाले, ठीक है ना। और तो और मिस्त्री, जो राजमिस्त्री होते हैं ना, उनमें भी कौन सी बुद्धि होती है? स्थानिक बुद्धि। वो क्यों होती है स्थानिक बुद्धि? देखो, अगर कोई चित्रकार किसी की पिक्चर बना रहा है तो वो चेहरे को चेहरे की जगह लगाएगा ना, पैरों पे थोड़ी लगा देगा कि ये यहाँ पैर बना देगा और यहाँ चेहरा बना देगा। तो वो स्थान का ध्यान रखेगा ना, इसी को बोलते हैं स्थानिक बुद्धि। ठीक है, अगली बुद्धि है दोस्तों गतिक बुद्धि। गतिक बुद्धि दोस्तों किसमें होती है? जो जो क्रिया को करते करते, गतिशील होते होते एकदम से फैसला ले ले, जैसे ड्राइवर, पायलट, धावक, दौड़ने वाले बच्चे, इनमें कौन सी होती है? गतिक बुद्धि होती है। तुरंत फैसला लेने की, एकदम से फैसला लेने की क्षमता होती है इनमें। ठीक है, तो धावक, धावक मतलब दौड़ने वाले, पायलट किसी भी तरह का कोई ड्राइवर हो, उनमें कैसी बुद्धि होगी? गतिक बुद्धि होगी। अब आती है दोस्तों अगली बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। दोस्तों ये भी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, ठीक है ना। इसको मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अब आती है हमारी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसमें दोस्तों कैसे व्यक्तियों में ये बुद्धि होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि? जो बातों से कन्विंस कर ले, जो अपनी बातों से दूसरे व्यक्ति को कन्विंस कर ले, अपनी बात को मनवा ले, सेल्समैन, बीमा एजेंट, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, जो अपनी बातों से किसी दूसरे व्यक्तियों को कन्विंस कर ले, दूसरे की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को देखकर भाप ले कि ये क्या सोच रहा है, उसी अनुसार उसको अपने शब्दों के जाल में फंसा ले, तो उसमें कौन सी बुद्धि होती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो यहाँ हार्वर्ड गार्नर के दौरान या हार्वर्ड गार्नर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि का उच्च स्तर होता है? तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का उच्च स्तर होता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा संगीतीय बुद्धि भी होती है। संगीतीय बुद्धि ये किन में होती है? ये गीतकार, संगीतकार, गायकों में पाई जाती है। फिर आती है दोस्तों एक अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक या फिर कह सकते हैं अंतरावैयक्तिक बुद्धि। अंतरावैयक्तिक बुद्धि ये किन आदमियों में होती है? जो आदमी मौकों के अनुसार ढल जाए, जिनमें मौकों के अनुसार ढलने की शक्ति हो, उनमें अंतरावैयक्तिक बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, हार्वर्ड गार्नर की 8 प्रकार की बुद्धि है ये। एक बुद्धि और है इनकी प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि जिनमें जो है, जैसे प्रकृति, जिन्हें प्रकृति से प्यार है, जिन्हें जीव जंतु, पेड़ पौधों से प्यार है, माली, जीव विज्ञानी, भौतिक विज्ञानी, ठीक है ना, इनमें कौन सी बुद्धि होती है? प्राकृतिक बुद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 11, लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है? लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही दर्शाता है?
भाषा की विचारों के स्वयं नियमन में कोई भूमिका नहीं होती। स्वयं बच्चों की स्व निर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रियता को दर्शाती हैं। बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती हैं। विचारों का मौखिकीकरण बच्चों की समस्या समाधान कौशलों में बाधक बनता है। तो दोस्तों, भाषा की विचारों के स्वयं नियमन में कोई भूमिका नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, वाइगोस्की मानते थे कि बच्चे जब खुद से बात करके अपने कार्यों को दिशा देते हैं, बच्चे खुद से बात करके जब वे खुद बड़बड़ करते रहते हैं और काम करते रहते हैं, तो वे क्या करते हैं, अपने कार्यों को दिशा देते हैं। इस प्रक्रिया को वाइगोस्की ने क्या कहा था, स्वयं नियमन, स्वयं नियमन कहा था। तो भाषा की विचारों के स्वयं नियमन में कोई भूमिका नहीं है, बिल्कुल है। जब भाषा की विचारों के बारे में बच्चा बोल बोल कर अपने विचारों को दोहरा रहा है और योजना बना रहा है, तो इसको क्या कहा था, स्वयं नियमन। तो इसकी भूमिका है, हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। बच्चों की स्वयं निर्देशित बातें उनकी आंतरिक केंद्रीयता को दर्शाती हैं। बच्चों की स्वयं निर्देशित बातें उनकी निजी वाक या निजी वार्ता को दर्शाती हैं। बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती हैं, ये बिल्कुल सही है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का खुद से बातें करना निजी वार्ता है, या इसको व्यक्तिगत वाक भी बोलते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में, यह कथन क्या दर्शाता है? जेंडर समता, जेंडर अनुरूपता, जेंडर असमता, या फिर जेंडर रूढ़िवादिता। तो दोस्तों, लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में, तो ये दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता का मतलब होता है परंपरा। कोई परंपरा चली आ रही है, वो बहुत पहले से परंपरा चली आ रही है, क्योंकि सभी लोग मानते हैं लड़के विज्ञान में, खेल में अच्छे होते हैं, जबकि लड़कियां गृह कार्य में या होम विज्ञान में, इनमें जो है लड़कियां अच्छा कर सकती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक रूढ़िवादी सोच है लोगों की। ठीक है, लड़कियां विज्ञान में लड़कों से भी ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और लड़के गायन में लड़कियों से भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो ये होता है जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, यहाँ लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होंगे और लड़कियां गायन में, तो यह दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता को। दोस्तों, ऐसा कोई भी कथन जहाँ लड़के को बड़ा बना के दिखाया गया हो और लड़की को छोटा, वो रूढ़िवादिता होता है। या फिर लड़कियों को बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया गया हो, लड़के को छोटा, यहाँ भी रूढ़िवादिता कहलाएगा। ऐसा नहीं है, भेदभाव भाव केवल लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के भी साथ होता है। जैसे पिछली बार सीटेट में एक क्वेश्चन बना था, एक गायन प्रतियोगिता में शिक्षिका ने लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को जो है गायन प्रतियोगिता में वरीयता दी। तो यह क्या दर्शाता है? जबकि सबने जो है ये करा था कि ये जेंडर समानता है या जेंडर गतिशीलता है, हमारा देश प्रगति पे हो रहा है, इसलिए जो है लड़कियों को वरीयता दी गई। जबकि यहाँ क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ भी जेंडर रूढ़िवादिता थी, क्योंकि यहाँ लड़कों के साथ भेदभाव कर दिया। ठीक है ना, यहाँ लड़कों के साथ भेदभाव कर दिया, लड़कों को दूर कर दिया और लड़कियों को उनके स्वागत के लिए गायन प्रतियोगिता में लगा दिया गया। उनका मानना था कि लड़कियां गायन में अच्छी होती हैं। दोस्तों, लड़के भी तो गाने में अच्छे हो सकते हैं। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है भेदभाव केवल या जेंडर रूढ़िवादिता लड़कियों के साथ हो, लड़कों के साथ भी होती है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता को विद्यार्थियों को उनके संदर्भ के आधार पर समूह में बांटकर बहिर्वेशन करने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, को अनदेखा करना चाहिए, मानकीकृत पाठ्यचर्यों का क्रियान्वयन करना चाहिए, को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, को विद्यार्थियों को नामीकरण और रूढ़िवाद धारणाओं को पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, देखो ये क्या कह रहा है, एक कक्ष में विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ सांस्कृतिक संदर्भों के परिचय में विविधता। दोस्तों, विविधता का क्या मतलब होता है? विविधता का मतलब होता है भिन्नता। भिन्नता पता है किसको बोलते हैं? भिन्नता होना, जैसे किसी चीज को कहते हैं ना भिन्न भिन्न होना, अलग अलग होना, ऐसी भिन्नता होती है। वैयक्तिक विभिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता, इसको ही विविधता बोलते हैं। कोई भी दो छात्र या दो मनुष्य पूरी धरती पर एक जैसे नहीं हो सकते, भले ही वे जुड़वा क्यों ना हो। ठीक है, वे किसी ना किसी रूप से एक दूसरे से अलग होंगे। अगर वे जुड़वा हैं, रंग रूप में एक जैसे हैं, तो वे मानसिक रूप से या फिर संवेगात्मक रूप से जो है ऊपर नीचे होंगे, आगे पीछे होंगे, कभी भी बराबर नहीं होंगे। यही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है या विविधता कहलाती है। तो दोस्तों, इसको विद्यार्थियों को नामीकरण और रूढ़िबद्ध धारणाओं को पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं।
को विद्यार्थियों को उसके संदर्भ के आधार पर समूह में बांटकर, दोस्तों मतलब समूह में बांट दिया जाए अलग अलग बच्चों को, बिल्कुल गलत। कभी भी बच्चों को समूह में नहीं बांटना चाहिए और न ही बच्चों की एक दूसरे से तुलना करनी चाहिए। ऐसा कोई सा भी ऑप्शन अगर दोस्तों आए तो वो नेगेटिव होगा। को अनदेखा करना चाहिए और मानकीकृत पाठ्यचर्यों का क्रियान्वयन करना चाहिए। दोस्तों ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ये विविधता को कभी भी बच्चों की अनदेखा नहीं करना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा अनदेखा क्यों नहीं करना चाहिए। और मानकीकृत पाठ्यचर्या मतलब जो पाठ्यचर्या डिसाइड की गई है बड़े शिक्षकों के द्वारा या एनसीईआरटी के द्वारा, केवल उसी पर चर्चा करनी चाहिए, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो दोस्तों परिप्रेक्ष्य में विविधता या व्यक्तिगत भिन्नता को एक गुण के रूप में लेना चाहिए। ये एक बच्चे का गुण होता है। अब देखो दो बच्चे कैसे अलग होंगे भाई, एक बच्चा प्रतिभाशाली है, एक बच्चा मंदबुद्धि है, ठीक है। एक बच्चा किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है, एक बच्चा बहुत समय लगाता है उसको सीखने के लिए, लेकिन सीख वो तब भी लेता है भले ही वो देर से सीखता हो। ये बच्चे का एक गुण है, इसको कभी भी एक शिक्षक को अनदेखा नहीं करना चाहिए और ना ही उसे डांटना मारना चाहिए। ये बच्चे का एक गुण है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। इसको बच्चे को शिक्षक को इसको समझना चाहिए कि ये एक बच्चे का गुण है। ये बच्चा आज नहीं सीखेगा, कल सीखेगा, कल नहीं सीखेगा, परसों सीखेगा, लेकिन सीखेगा जरूर। तो उसी के अनुसार एक शिक्षक अपनी शिक्षण पद्धतियों को जो है मतलब ऊपर नीचे करे। प्रतिभाशाली बच्चे के लिए अलग शिक्षण विधि अपनाए, मंदबुद्धि बच्चे के लिए अलग शिक्षण विधि अपनाए, ठीक है। इसी को कहते हैं एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता को एक गुण के रूप में लेना चाहिए। ये बच्चे का एक गुण होता है और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब शिक्षण पद्धति बच्चे के अनुसार लगानी चाहिए। कोई बच्चा अगर एक शिक्षण पद्धति से नहीं सीख रहा है तो समझो वो कुछ उसका IQ लेवल कम है, तो उसके लिए दूसरी शिक्षण पद्धति अपनानी चाहिए। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सम्मोहित करने के लिए अध्यापक को डैश जिसमें डैश शामिल है प्रस्तुत करना चाहिए। खुले अंत वाले मुक्तोत्तर प्रश्न अभिसारी चिंतन, बंद अंत वाले प्रश्न व अभिसारी चिंतन, वास्तविक जीवन संदर्भ की चुनौतियां अभिसारी चिंतन, संदर्भ रहित परिदृश्य घोषणात्मक ज्ञान का अनुप्रयोग। तो दोस्तों ध्यान रखना यहाँ क्या होगा, मुक्त अंत वाले मुक्तोत्तर अपसारी प्रश्न। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सम्मोहित या समालोचनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए अध्यापक को खुले अंत वाले मुक्तोत्तर प्रश्न जैसे अपसारी चिंतन शामिल हैं प्रस्तुत करने चाहिए। दोस्तों खुले अंत वाले मुक्तोत्तर प्रश्न या अपसारी चिंतन किसको बोलते हैं? दोस्तों मुक्तोत्तर वाले प्रश्न बोलते हैं जब एक ही सवाल के या एक ही समस्या के कई सारे हल हों, लेकिन वे सभी ठीक हों और सही हों। जैसे अब मैं कहूँ ऐसी कौन सी 3 संख्याएं हैं जिनका योग 20 होगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, ठीक है, 8 8 16 प्लस 4 20 हो गया ना 20। दूसरा बच्चा क्या करेगा, दूसरा बच्चा इस तरह से भी तो कर सकता है ना, 9 प्लस 9 9 प्लस 9 प्लस 2 9 9 18 2 2 9 9 सॉरी 9 2 18 18 और 2 20, ठीक है ना। यहाँ दोनों का आंसर सेम है लेकिन हल करने का तरीका अलग है। आंसर यही आ रहा है, निष्कर्ष एक ही निकल रहा है लेकिन हल तरीका अलग है और उत्तर अलग है, ठीक है ना। निष्कर्ष एक है लेकिन उत्तर अलग अलग है। तो ये होते हैं खुले अंत वाले प्रश्न। यहाँ दोनों ही सही हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं खुले अंत वाले प्रश्न, मुक्तोत्तर प्रश्न, अपसारी चिंतन। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? मानकीकृत परीक्षणों के समूह का उपयोग करके, एक विशेष शिक्षक द्वारा न कि एक सामान्य शिक्षक द्वारा, नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ, केवल सत्र की शुरुआत और अंत में ही रचनात्मक आकलन करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले ये जान लो, रचनात्मक आकलन को निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, ठीक है। तो निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की लगातार एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। क्या है? सीखने की लगातार एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है, ठीक है। रचनात्मक आकलन या निर्माणात्मक आकलन। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ छात्र के सीखने की वर्तमान स्तर की पहचान करके और वांछित
जो बच्चे सीख पाए हैं, अच्छा सीख पाए हैं, वांछित सीखने के लक्ष्य तक पहुंचने में छात्र की मदद करने के लिए पाठों को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन में छात्र अपने शिक्षकों के साथ सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, सीखने के लक्ष्यों को साझा करते हैं और समझते हैं कि उनकी शिक्षा कैसे आगे बढ़ रही है और कौन से अगले कदम उठाने की आवश्यकता है और उनको कैसे वो कदम उठाने हैं। तो हमारा क्या होगा यहाँ, नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ। रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए, नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ, क्योंकि मैंने अभी बताया निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की लगातार एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपने सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। समता का, समानता का, पक्षपात का या फिर पृथक्करण का। तो दोस्तों ध्यान रखना, पहले पृथक्करण, अलग करना, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है इसका अलग करना। ठीक है ना, कभी भी आप बच्चों को अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कोई बच्चा कम जल्दी समझ रहा है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा देर से समझ रहा है। ठीक है, कोई बच्चा बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा, वो और ज़्यादा समय ले रहा है। तो ऐसे सभी बच्चों को, जो बच्चे बहुत जल्दी समझ लेते हों, अधिगम को ग्रहण कर लेते हों, प्रतिभाशाली बच्चे, सामान्य बच्चे, मंद बुद्धि बच्चे, जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा कम हो, ऐसे सभी बच्चों को एक कक्षा में पढ़ाने को क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा के अनुसार पृथक्करण बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चों को, जो बच्चे जल्दी सीख लेते हैं उनका एक समूह बना दिया जाए और जो बच्चे देर से सीखते हैं उनको अलग समूह बना दिया जाए। पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग करना। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। पक्षपात, पक्षपात बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक को ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रतिभाशाली बच्चा तो बहुत जल्दी सीखता है, वो सारा ध्यान अपना उसी पर दे, और जबकि सामान्य बच्चे या जिन बच्चों का बुद्धि आईक्यू लेवल कम है उन बच्चों पर ध्यान ना दे कि ये बच्चे तो सीख ही नहीं पाते हैं, ना सिखाना बेकार है ना, ये पक्षपात ना करे। समानता, उन्हें समान रूप से भी एक कार्य ना दे। ठीक है दोस्तों, समानता से आप सोचेंगे कि उन्हें समान लेना चाहिए, तो यहाँ पे जो है समानता को राइट कर दो। नहीं, समानता का यहाँ पर अर्थ है कि उन सभी बच्चों को एक जैसा कार्य ना कराकर अलग अलग कार्य दे। प्रतिभाशाली बच्चों को हार्ड कठिन कार्य दे, चुनौतीपूर्ण कार्य दे, सामान्य बच्चों को सामान्य कार्य दे, मंदबुद्धि बच्चों को सरल कार्य दे जो वो बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, समता, समता मतलब सबको एक साथ लेके चलना। ठीक है, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा प्रणाली में सभी बच्चों को शामिल करना है, भले ही उनके मतभेद और अक्षमताएं कुछ भी हो, भले ही बच्चों में कोई भी अक्षमता हो, लेकिन सबको एक साथ पढ़ाया जाए, समानता के साथ पढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के कुछ मूल सिद्धांत है दोस्तों, जैसे सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना, समान अवसर प्रदान करना, अच्छी तरह से निर्मित शैक्षिक योजना बनाना, ठीक है, व्यक्तिगत मतभेदों के प्रति संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 17, गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है। पाठ्य या विषय वस्तु पढ़ने से, तथ्यों को याद रखने से, शारीरिक अंगों के समन्वयन से, या फिर अंगों के, ये होगा अंगों, अंगों के प्रकलन से। तो दोस्तों यहाँ होगा हमारा गति, गति सामान्य। गति का मतलब होता है बच्चों में गति, हाथ और पैरों में या उसके शरीर के अंगों में सामान्य ना, समन्वय ना बन पाना, आपस में संबंध ना बन पाना ठीक से। ठीक है ना, बच्चा था कुछ रहा है लेकिन हाथ किधर और किसी और तरफ जा रहा है, ये होता है समन्वयन। ठीक है, शरीर के अंगों में समन्वयन। तो गति समन्वयन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है दोस्तों, तो ये डिस्प्रेक्सिया से। डिस्प्रेक्सिया यानी इसको बोलते हैं, जिस बच्चे में ये विकार हो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रेक्सिया।
डिस्प्रेक्सिया, या जिसके शरीर के अंगों में समन्वय ना बन पाता हो उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्रेक्सिया विकार। ठीक है, इस रोग में क्या होता है, डिस्प्रेक्सिया से पीड़ित लोगों में चलने फिरने और तालमेल बिठाने में कमी होती है दोस्तों। ठीक है, जबकि डिस्प्रेक्सिया जो है ये एक बुद्धि को प्रभावित नहीं करता है। डिस्प्रेक्सिया ऐसा नहीं है कि इसके इनके बच्चों के जो है शरीर के अंगों में तालमेल नहीं बैठ रहा है तो इनकी बुद्धि कम होगी, नहीं। डिस्प्रेक्सिया बुद्धि को प्रभावित नहीं करता, लेकिन यह कुछ संज्ञानात्मक कौशलों को प्रभावित कर देता है। ठीक है, जैसे चलने फिरने और तालमेल बिठाने में समस्या डिस्प्रेक्सिया के कुछ लक्षण भी होते हैं। बच्चों को जैसे खेल के मैदान की गतिविधि में, कूदने में, दौड़ने में, गेंद को पकड़ने में, लात मारने में कठिनाई हो रही है, तो उसको क्या रोग है या क्या विकार है, गति समन्वय। ठीक है, गति समन्वय वैकल्य विकार है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अभिकथन ए, सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध कारकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तर्क आर, समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल हैं, परंतु इसमें भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं होते। तो सही विकल्प को हमें चुनना है, इसमें से कौन सा सही विकल्प है। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है, नहीं। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत है। दोस्तों ए सही है, ध्यान रखना, ए सही है लेकिन आर गलत है। जब एक शिक्षक बहुसंवेदी दृष्टिकोण को शामिल करके विषय सामग्री को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करता है और बच्चों की रुचि, उसकी प्रेरणा का भी ध्यान रखता है, तो वह कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सहित सभी प्रकार के शिक्षार्थियों की मदद करता है, जिससे परिणाम स्वरूप सबसे अधिक प्रभावी शिक्षण होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सीखने में चुनौतियाँ होती हैं दोस्तों, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी चुनौतियाँ नहीं होती हैं, कुछ चुनौतियाँ होती हैं। तो हमारा यहाँ क्या होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्राय किस में अच्छे होते हैं। दोस्तों ये ऑटिज्म शब्द के बारे में मुझे भी कुछ ठीक से पता नहीं है। लंबे समय तक आंख से संपर्क बनाए रखने में, अपरिचितों के साथ संप्रेषण में, दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति सामंजन में, विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद ना रख पाने में। तो दोस्तों शायद ऑटिज्म जो होता है वो संवेदनशीलता को कहते हैं, संवेदनशील, जिसको ASD बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, आत्म केंद्रित, जिसे आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम संबंधी रोग हो। ठीक है, यह एक तंत्रिका संबंधी रोग भी होता है। तो दोस्तों जिन छात्रों को ऑटिज्म है उन्हें बातचीत करने या आंख से संपर्क बनाने रखने में कठिनाई होती है, वे व्यापक तथ्यात्मक जानकारी को बनाए रखने में अक्सर अच्छे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में अच्छे होते हैं। ठीक है, ऑटिज्म से संबंधित रोग जो है लंबे समय तक आंखों से संपर्क बनाए रखने में नहीं, जबकि लंबे समय तक आंखों से संपर्क नहीं बना सकते ये लोग। ठीक है, लेकिन विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सृजनात्मक बच्चों की एक पहचान या विशेषता यह है कि वे मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं, वे दूसरों की नकल करना पसंद करते हैं, वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, या फिर उनकी ध्यान अवधि कम होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, उनकी ध्यान अवधि कम नहीं होती है, ये हमारा ऑप्शन कट जाता है। सृजनात्मक बच्चा, ऐसे बच्चे जो किसी समस्या को नए नए तरीकों से सोचते हों, हर समय कुछ ना कुछ नया करने की सोचते रहते हों, वे बच्चे कौन से बच्चे होते हैं, सृजनात्मक बच्चे होते हैं। तो ये मानदंडों के अनुरूप, केवल जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं के अनुरूप कार्य करते हैं, नहीं, वे कुछ हट के सोचते हैं, वे सभी बच्चों से हटकर सोचते हैं, जो सृजनात्मक चिंतन होता है। ठीक है, वे दूसरों की नकल करना पसंद करते हैं, बिल्कुल नहीं। वे बच्चे, मैंने भी कहा, सृजनात्मक बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की सोचते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हैं। ठीक है ना, एक ही समस्या को कई तरह से हल करने की कोशिश करते हैं। तो वे कौन से बच्चे होते हैं, सृजनात्मक बच्चे होते हैं। वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा दोस्तों, वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों शायद आपको माइक की आवाज़ आ रही होगी। अब जो है लाइट चली गई है, बैटरी के कारण थोड़ा सा जो है स्पार्क होता है आवाज़ में। बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम डैश से डैश की ओर होना चाहिए, सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए, अमूर्त से मूर्त की ओर होना चाहिए, या फिर सांकेतिक से अनुप्रतीकात्मक की ओर होना चाहिए। दोस्तों ऐसी कोई सी भी अवधारणा, कोई सा भी नियम जो बच्चों को हार्ड से सरल की तरफ ले जाए वो बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि दोस्तों कभी भी कोई भी बच्चा जटिल या हार्ड से सरल की तरफ नहीं जाता, सरल से कठिन की तरफ या सरल से जटिल की तरफ जाता है। अमूर्त से मूर्त, दोस्तों कल्पना करके जो चीज़ बच्चे ने कभी देखी नहीं है उसके बारे में कल्पना करके जो चीज़ देखी है उसके साथ जोड़ना नहीं। जबकि मूर्त से अमूर्त हो सकता है। कोई बच्चा मूर्त से अमूर्त चिंतन कर सकता है, पहले वस्तु को देखकर फिर उसके बारे में अमूर्त चिंतन कर सकता है, जबकि अमूर्त से मूर्त की ओर चिंतन नहीं कर सकता। संकेत से अनुप्रतीकात्मक की तरफ, यानी संकेत से वो प्रतीक को समझ सकता है नहीं, जबकि वो प्रतीक से या चिन्ह से संकेत को समझ सकता है। तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सामान्य से विशिष्ट, बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम में सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए। इसमें क्या, छात्र की सीखने की क्षमता में आत्मविश्वास जगाने के लिए शिक्षक को पहले उन्हें जो है सामान्य अवधारणाओं से परिचित कराना चाहिए, सामान्य चीज़ों से परिचित कराना चाहिए बच्चों को। फिर धीरे धीरे प्रभावी शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करते हुए छात्रों को अधिक विशिष्ट अवधारणाओं से परिचित किया जाना चाहिए। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सर्जित ज्ञान की समझ और समृद्धि को बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? दोस्तों ध्यान रखना, क्या कह रही है ये? नहीं होगी। एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सर्जित ज्ञान की समझ और स्मृतियों को बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? तो दोस्तों रूपांतरण का सर्जन, ये तो प्रभावशाली युक्ति है। पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए प्रयुक्त करना, बिल्कुल जब भी बच्चों को कोई नया ज्ञान देना हो या नई चीज़ सिखानी हो, पहले बच्चे का पूर्व ज्ञान जानना चाहिए। बच्चे की पूर्व जानकारी पूर्व ज्ञान से जोड़कर बच्चे को नया ज्ञान, नया अधिगम कराना चाहिए। इससे बच्चा जल्दी अधिगम को ग्रहण करता है, ठीक है, क्योंकि वो उस बारे में थोड़ा बहुत पहले से जानता है। जब वो अपनी पुरानी जानकारी को नई जानकारी के साथ जोड़ता है तो वो बच्चा जल्दी अधिगम को ग्रहण करता है। तो पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए प्रयुक्त करना, ये भी होगी। उप अवधारणाओं के मध्य संबंधता को कार्यान्वित करना, ये भी होगी। लेकिन अप्रशासनिक जानकारी को प्रशासनिक जानकारी के साथ संबंधित करना, ये नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। और ये यही पूछ रहा है कौन सी नहीं होगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। दोस्तों छात्रों द्वारा निर्मित ज्ञान की समझ और स्मृति को गहरा करने के लिए शिक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे एक रूपक बनाना, नई समस्याओं पर जानकारी लागू करना चाहिए और उप उपधारणाओं के बीच संबंध का अभिनव करना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों तो हैं, ये नहीं है। ये यही पूछ रहा है कौन सा विकल्प इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23। अभिकथन ए, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रिया के बारे में और अपने सीखने के तरीके के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर, अधिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। दोस्तों मुझे तो यही लग रहा है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ये दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों गलत है नहीं, जबकि दोनों ही सही हैं दोस्तों, ये है ना। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे और अपने सीखने के तरीके के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अधिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है, बिल्कुल करता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवचारी समाधानों को सोचता है। नवचारी मतलब नए समाधान को सोचता है। यह किस तरह की सोच का उदाहरण है? अपसारी सोच का, अभिसरण सोच का, नकारात्मक सोच का, तर्कहीन सोच का। दोस्तों मैंने भी आपको बताया था सृजनात्मक बच्चे की पहचान क्या होती है।
सृजनात्मक, जो बच्चा सृजनात्मक हो जाए, सृजनात्मक चिंतन किसे कहते हैं? अपसारी चिंतन जो कर सके। अपसारी चिंतन का मतलब होता है जो बच्चा नए नए तरीकों से ज्ञान किसी समस्या का हल करे। सृजनात्मक बच्चा क्या होता है? जो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की सोचता रहे, एक समस्या का समाधान नए नए तरीके से करे। उसमें बच्चे में कौन से गुण होते हैं? सृजनात्मक चिंतन के गुण होते हैं, सृजनात्मक बच्चे के गुण होते हैं। तो ये कौन सा चिंतन कहलाता है दोस्तों? ये अपसारी सोच या अपसारी चिंतन कहलाता है। खुले अंत वाला पर्सन, खुले अंत वाला चिंतन कहलाता है। ठीक है, देखो कोई भी करण हमेशा किसी भी समस्या को एक से अधिक समाधान करने की सोचता है। उसे समाधान तो पता है कि मैं कर लूंगा, लेकिन वो फिर भी दूसरा समाधान खोजता है। तो ये किस तरफ सोच कर इशारा करता है? अपसारी चिंतन, कि करण हमेशा मुक्त अंत वाले पर्सनों की तरफ ज्यादा चिंतन करता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, अपसारी सोच। और दोस्तों अगर यहाँ अभिसारी होता है बंद अंत वाले पर्सन, तो बंद अंत वाले पर्सन या अभिसारी पर्सन, अभिसारी चिंतन, ये हमेशा नेगेटिव होते हैं, ध्यान रखना। जैसे नकारात्मक सोच, तर्कहीन, तर्क का मतलब है कोई तर्क ना करना, ठीक है ना। अभिसरण सोच, ये भी अभिसारी सोच की तरह होती है। तो ये तीनों ऑप्शन कट जाते हैं। क्वेश्चन 25, अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबंधता स्थापित करना, विषय सामग्री को इस प्रकार से प्रस्तुत करना जिससे कि विद्यार्थी उस ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयास न कर पाए, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि ऐसा शिक्षक को विषय सामग्री को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि विद्यार्थी उस ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन, दैनिक जीवन में प्रयोग में लाएं। यही तो अधिगम का मतलब होता है। अवधारणा को इस तरह से पढ़ना जिससे कि विभिन्न अवधारणाओं से संबंधता स्थापित न हो। नहीं, अवधारणा को हमेशा इस तरह से पढ़ना चाहिए जिससे और अन्य उप अवधारणा में संबंध बन जाए, वे अन्य उपधारणाओं का भी अर्थ पता कर पाए। ज्ञान के दोहराव पर बल देना चाहिए और समझ के लिए उत्कंठा को कम से कम करना चाहिए। दोस्तों ये भी हमारा ऑप्शन नेगेटिव है। तो विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबंधता स्थापित करना, ठीक है, हमारा ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट। क्वेश्चन नंबर 26, कक्षा के परिवेश, शिक्षक शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वह विद्यार्थियों में डैश के उन्नयन को सुनिश्चित कर सके। जिज्ञासा, अरुचि, प्रयोक्ता या कंठस्थीकरण। दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? कंठस्थीकरण का मतलब मैंने बताया याद करना, रट्टा लगाना, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। प्रतियोगिता भी गलत है। अरुचि, जब बच्चे में रुचि नहीं होगी तो वो उसको क्यों सुनिश्चित करेगा, ठीक है ना, ये भी नहीं होगी। जिज्ञासा, जिज्ञासा हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। कक्षा के परिवेश, शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वह विद्यार्थियों में जिज्ञासा के उन्नयन को सुनिश्चित कर सके, बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं होगा? ध्यान रखना, सही नहीं होगा। त्रुटियों के प्रतिरूपों की खोज करना, अधिगम में कमियों के बारे में जानना जिनके कारण त्रुटियां हुई हैं, विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने के लिए सहयोग करना, विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना। दोस्तों ऐसे थोड़ी आप उनको अगर बिना चर्चा किए सही उत्तर बता दोगे, बच्चे अपने आप से कुछ थोड़ी सीखेंगे, बच्चे रट्टा मार लेंगे। तो यहाँ रट्टा मारने का तो हमेशा नेगेटिव है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है और ये यही पूछ रहा है इनमें से कौन सा गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में डैश और डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए। सॉरी। तो दोस्तों योग्यता का शतमत प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, योग्यता का वार्षिक मत महारत अभिमुखी लक्ष्य, योग्यता का शतमत असफलता परिहारी लक्ष्य, योग्यता का वार्षिक मत असफलता स्वीकार्य लक्ष्य। तो दोस्तों यहाँ हमारा होगा योग्यता का वार्षिक मत महारत अभिमुखी लक्ष्य, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अत्यधिक दबाव समस्या को सुलझाने के कौशलों को बढ़ा देता है। दोस्तों एक चीज देखना, कभी भी ये चीज नोट करना
कि अगर किसी भी बच्चे पर ज़्यादा दबाव दोगे या ज़्यादा उसको क्या कहा सुनी करोगे उसके साथ, तो वो क्या होगा, वो सुलझाने के कौशलों में विकसित हो जाएगा, उसका विकास हो जाएगा, वो बहुत जल्दी किसी भी समस्या का समाधान कर लेगा। नहीं, इसका उल्टा होगा, पूरा का पूरा उल्टा होगा। आप उसको जितना दबाओगे वो उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाएगा, उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो ध्यान रखना, अत्यधिक दबाव समस्याओं को सुलझाने के कौशलों को बढ़ाता नहीं है, घटाता है, कम कर देता है, बल्कि ख़त्म ही कर देता है। तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है, ये हो सकता है, पर अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। अत्यधिक चिंता जानकारी के पर संस्करण में सुधार लाती हैं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। मैंने कहा अत्यधिक चिंता, अत्यधिक दबाव, तनाव, ये सब जो है बिल्कुल बेकार है, ठीक है ना। ये कभी सुधार नहीं लाएंगे और नेगेटिव असर लाएंगे। निरस्ता, निरस्ता मतलब उदासीन, उदासीन की भावना समालोचनात्मक चिंतन में सुधार लाती हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। जब कोई बच्चा हर्ष और उल्लास से परिपक्व होता है तो वो क्या करता है, किसी भी चर्चा में किसी के भी साथ भाग लेने के लिए, गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है? अभिसारी चिंतन, स्मरण परोपकारी विधियां, समझ बनाना या बोध, निष्क्रिय या फिर अनुकरण। दोस्तों सबसे पहले तो ये मानना, देखो मैं आपको बता रहा हूं, दो चीज ध्यान रखना। निष्क्रिय अनुकरण, निष्क्रिय अनुकरण क्या होता है? निष्क्रिय अनुकरण, निष्क्रिय, अगर ये सक्रिय होता तो शायद ये सही होता, तो ये हमारा ऑप्शन कट जाता है। और दोस्तों अभिसारी, अभिसारी मैंने बताया था ये नेगेटिव है, ये बंद अंत वाले पर्सन होते हैं अभिसारी, ठीक है। जहाँ किसी समस्या का हल एक ही हो, सभी बच्चे समस्या को एक ही तरीके से हल करें और उसका उत्तर भी एक हो, वो क्या होता है? अपसारी चिंतन। जैसे 2 दूनी कितने होंगे, सबको पता है 2 दूनी 4 होंगे, ठीक है, कोई 6 नहीं कहेगा। तो ये क्या होते हैं? अभिसारी, ये रट्टा मानने वाले होते हैं, ये हमारे कट जाते हैं। लेकिन स्मरण परोपकारी विधियां और समझ बनाना या बोध, ठीक है, निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ दोस्तों 2 सही होगा, बी और सही, ठीक है। मेमोनिक तकनीकों का उपयोग करने से छात्रों को सीखने के अनुभवों को जोड़ने के लिए एक सार्थक स्थिति मिलती है दोस्तों, जिससे उन्हें अपनी शब्दावली में नई शब्दावली शामिल करने की अनुमति मिल जाती है, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, बी और सी ठीक है। दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए या सीटेट की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।